2018 का गंगराले साहब की तरफ से मेरी तरफ अपील किया गया है। पर्टिकुलर उसी चीज को मेन मानते हुए मुझे फाइनल जजमेंट की रिक्वेस्ट है सर। जो है डिडक्शन चेंज नहीं हो जाएगा, आपकी अपील नहीं है। यहाँ पर इन्होंने उनको रिस्पोंडेंट बनाया हुआ था। ठीक है, बनाया होगा सर। जिस दिन डेथ हुई उस दिन मैं उनके पास महासमुंद में उन्हीं के साथ रहती थी और पूरा जो सैलरी था पूरी फैमिली पे खर्च होता था सर। जो दिया है 25% का फ्यूचर प्रोस्पेक्ट दिया हुआ है। हाँ, वो 30% हो जाएगा। चलिए और बताइए सर। उसमें ये आया हुआ है कि निश्चित सैलरी नहीं थी, वो जो एम्प्लॉय था इतना पर्याप्त है नहीं। ये आया हुआ है कि सिर्फ 3 साल तक या प्रोजेक्ट समाप्त होने तक का था। एविडेंस चाहिए। ये पैरा नंबर प्रदर्श भी 10 के ए से भाग पर यह लिखा हुआ है कि मृतक को न्यूनतम 3 वर्ष तक या अधिकतम संबंधित प्रोजेक्ट के समाप्त होने तक नौकरी करनी थी। He was not the permanent employee. डेट कब समाप्त होना था? जॉब I am not having. आपको रिकॉर्ड लेके आना चाहिए वकील साहब। एनीथिंग एल्स? जो डिडक्शन किए गए व्हाट रिस्पेक्टफुली आई सबमिट दैट डिडक्शन सर। और मेरे पास में पे स्लिप की कॉपी नहीं है। अगर हुई है सारी जी फॉर्म 16 लगा हुआ है यहाँ पर। फॉर्म 16 में डिडक्शंस जो सेपरेट पे स्लिप में आते हैं, जो प्रदर्श भी 12, 13 और 14 में डिस्कस किया हुआ कोर्ट ने, दैट इज फ्रॉम पेज नंबर पैरा नंबर 50। दीजिए जजमेंट दीजिए सर। आज जो मैटर लगा हुआ था, आई हैव नॉट बीन सप्लाइड विद कॉपी ऑफ द आईएएस without supplying how the registry even has accepted those applications without there being my receivings over there. चलिए। और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है जिसमें ये कहा है कि ट्रेवलिंग अलाउंसेस जो है वो ट्रेवलिंग अलाउंसेस ये ना वो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट दे दीजिए, वही तो आपसे मांग रहे हैं और क्या मांग रहे हैं। सर। तो मैं उस प्रिपरेशन से नहीं आया था, मैं इस प्रिपरेशन से आया था कि आज की तारीख में मुझे एक भी एप्लीकेशन प्रोवाइड नहीं की। रजिस्ट्री ने कैसे एक्सेप्ट कर ली कि अपोजिट काउंसिल को दिए बिना वो एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर रहे हैं। जी जी। आप देखें कितनी आईए के लिए लगा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि इन कंप्लायंस किस ग्राउंड पे एनहेंसमेंट है? एनहेंसमेंट जो इन्होंने मांगा, इन्होंने कई एप्लीकेशंस फाइल की हुई है, आईए उनकी कॉपी सप्लाई नहीं की है। छोड़िए उनको, मेन इशू बताइए दीजिए। मेन इशू पर्क्स का आता है। अगर हम जजमेंट देखेंगे जो पर्क्स हैं उनको कौन कौन से पर्क्स जो है वो एक्चुअली है और कौन से नहीं है, कौन से एडमिसिबल नहीं है। इनका ये कहना है कि 75,000 रुपीज सैलरी मिलती थी और उसको ट्रायल कोर्ट ने पूरी तरीके से डिस्टिंग्विश किया हुआ है कि एक्चुअल इन हैंड कितना आता है और क्या क्या पर्क्स नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। नहीं, अब इसमें जो टीए है, आप काइंडली सी पैरा नंबर 14। वर्तमान प्रकरण में न्याय दृष्टांत पे स्लिप बताइए एज एग्जिबिट। सर वो रिकॉर्ड खोल के दीजिए। व्हाट एग्जैक्टली आई एम मेकिंग हम्बल रिक्वेस्ट माय लॉर्ड्स। इसमें जो ऑर्डर था 13/9/22 का, उसके तहत अमेंडमेंट कैरी आउट नहीं हुआ है। नंबर 1 माय लॉर्ड्स। क्या ऑर्डर था? टू डिलीट द नेम ऑफ रिस्पोंडेंट नंबर 4 who was the petitioner, who was the claimant before the tribunal. Subsequently, she was added as respondent number 4 in this appeal. टेक्निकलिटीज में मत जाइए। नहीं, मैं टेक्निकलिटीज पे नहीं जा रहा हूँ। इन्होंने क्या एप्लीकेशन फाइल की है मुझे जानकारी नहीं है सब। आईए नंबर 10228 ऑफ 2022 क्या है मुझे नहीं मालूम है। डॉक्यूमेंट टेकन ऑन रिकॉर्ड क्या है मुझे नहीं पता। 11519/22 क्या है वो मुझे नहीं पता। आपने कॉपियां दे दी इनको? सर कोई कॉपी नहीं मिली। कहाँ से आया आप देखेंगे रिकॉर्ड में एक लेटर लगा हुआ है 24/9/22 का। आई डोंट नो अब जो आज कॉज लिस्ट में आया हुआ है। फिर 8403/22 विथ डॉक्यूमेंट कवरिंग मेमो है। आई हैव नॉट बीन सप्लाइड विद द कॉपी ऑफ द सेम। देन 18392/22। बोलिए उन सब एप्लीकेशंस को। मुद्दे पर आइए। मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ कि किस ग्राउंड पर एनहेंसमेंट है। इन्होंने अमेंडेड पिटीशन भी फाइल किया, वो भी कॉपी मेरे पास में नहीं है। जो पहले उन्होंने फाइल किया हुआ है वो पर्स की बात कही है। पहले इनको सुनने दीजिए। यस मैडम बताइए। सर से रिक्वेस्ट है कि जो 23/7/2018 का गंगराले साहब की तरफ से मेरी तरफ अपील किया गया है, पर्टिकुलर उसी चीज को मेन मानते हुए मुझे फाइनल जजमेंट की रिक्वेस्ट है सर। ठीक है, अब आप बताइए कि कितनी इनकम मानी है इन्होंने? ट्रिब्यूनल ने जो इनकी इनकम मानी जिसपे कैलकुलेशन किया दैट इज 31,000। अब चलिए पे स्लिप देख लेते हैं बस। दैट इज द ओनली इशू। 31,583 रुपए। पे स्लिप इज एग्जिबिट 7 नहीं सर, कई है पे स्लिप इसमें। चलिए BSCPL क्या नाम है इस कंपनी का पूरा? BSCPL अनुराग ट्रॉली वेस्ट टोल वेस्ट लिमिटेड। एग्जिबिट B12 बेसिक HRA ट्रेवलिंग CH अदर अलाउंसेस।
2009 से लेके 2014 तक का फॉर्म नंबर 16 है सर, जो कि शायद इम्पोर्टेंट है इसमें। आपके हस्बैंड का नाम शैलेंद्र शर्मा? जी सर। एक्सीडेंट की डेट क्या है? डेट ऑफ एक्सीडेंट इज 25/9/2013। 25/9 2013। 25/11/2013। 25/11/2013। He was sitting in the minibus, that is the offending vehicle, हाँ ठीक है and while he was going towards Mahasamund, जी। और मिनी बस चालक ने तेजी लापरवाही चलाते हुए पेड़ से टकरा दिया। ठीक है। बैठी सवारियां डेथ हो गई। On the date of accident, he was 48 years. 48 years जी। Now, so far as discussion in respect of the income is concerned, that runs from para number 14 onwards. पढ़िए पैरा 14 onwards। वर्तमान प्रकरण में न्यायाधीश सरल वर्मा एंड सो के पैरा 21 के अनुसार 46 से 50 वर्ष की आयु वर्ग के लिए 13 का गुणांक होगा। मृतक के सीनियर हाईवे इंजीनियर के पद पर होना साबित करने के लिए प्रदर्श भी 18 व 19 के दस्तावेज उपलब्ध हैं, जो विश्वसनीय है। आवेदक गण के अभियोजन के अनुसार मृतक की आय लगभग 75,000 रुपए प्रतिमाह थी। प्रदर्श भी 10 दस्तावेज के अनुसार मृतक की ग्रॉस सैलरी 66,780 रुपए थी, जिसमें मूल वेतन और डीए मिलाकर 26,312 रुपए निश्चित वेतन था और अन्य भत्ते 27,100 रुपए दर्शित किए गए हैं। विद्वान बीमा कंपनी के अधिवक्ता के तर्क के अनुसार उक्त अन्य भत्ते विवरण न साबित किए जाने के कारण नियमित आय के रूप में मान्य किए जाने योग्य नहीं है, क्योंकि निजी कंपनी द्वारा अपने कर्मचारियों के कार्य प्रदर्शन के आधार पर उन्हें उत्साहित करने के लिए अच्छा कार्य करने पर अन्य भत्ते या प्रोत्साहन राशि दी जाती है, जो खराब कार्य करने पर नहीं मिलती। प्रदर्श भी 10 व अन्य दस्तावेजों में उक्त अन्य भत्तों का विवरण न दर्शाए जाने के कारण मेरा मोबाइल फोन न दर्शाए जाने के कारण उक्त तथ्य विश्वसनीय प्रतीत होता है। उल्लेखनीय है कि प्रदर्श भी 11 दस्तावेज के अनुसार मृतक की वर्ष 2011-12 में संपूर्ण वेतन 71,780 रुपए हो गया था, जिसमें मूल वेतन और डीए 28,712 रुपए थे। मृतक को प्राप्त होने वाले ARA, ट्रांसपोर्ट और CIA भत्ता गणना में प्रयोग नहीं किया जाएगा, क्योंकि साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि उक्त राशि मृतक द्वारा अपने परिवार से अलग रहने के कारण स्वयं के एकल निवास, आवागमन आदि पर स्वयं खर्च की जाती थी और यह उत्तराधिकारी गण को प्राप्त नहीं होती थी। अन्य भत्ते भी विवरण साबित न होने के कारण उपरोक्त तर्क के प्रकाश में क्षतिपूर्ति की राशि की गणना के उपयोग नहीं किए जा सकते। प्रदर्श भी 10 के A से A भाग में यह लिखा है कि मृतक को न्यूनतम 3 वर्ष तक तथा अधिकतम संबंधित प्रोजेक्ट के समाप्त होने तक नौकरी करनी थी। दिस इज इम्पोर्टेंट। अतः यह स्पष्ट है कि उसका कंफर्मेशन नहीं हुआ था। प्रदर्श भी 12 दस्तावेज के अनुसार मृतक का मूल वेतन और डीए 31,583 रुपए एवं अन्य भत्ते 33,142 रुपए हो गए थे। प्रदर्श भी 13, 14 एवं 15 वेज मृतक की ग्रॉस सैलरी 65,000 रुपए होना दर्शित है। प्रदर्श भी 20 दस्तावेज फॉर्म 16 के अनुसार मृतक की ग्रॉस सैलरी वार्षिक तौर पर 6,05,000। प्रदर्श भी 22 फॉर्म 16 के अनुसार वार्षिक आय 7,77,877 एवं प्रदर्श भी 27 फॉर्म 16 के अनुसार वार्षिक आय 7,76,452 थी। प्रकरण में प्रस्तुत उभय पक्ष की साक्ष्य एवं प्रदर्श भी 24 के अनुसार मृतक का वेतन पूरी तरह स्थिर न होकर अस्थिर था, जिसके अनुसार दिनांक 9/3/11 को उसे वेतन 58,257 रुपए, दिनांक 31/3/11 को 58,257 रुपए, दिनांक 26/4/11 को 25,478 रुपए, TDS 35,034 काटकर मिला था। इसी तरह दिनांक 23/5/11 को उसे 56,734 रुपए वेतन प्राप्त हुआ था। उल्लेखनीय है कि मृतक की वास्तविक आय में से आयकर कटौती की राशि गणना में न्याय दृष्टांत NSAT के पैरा नंबर 61 सब पैरा 4 के अनुसार की जाएगी। मृतक के वारिसों को दिनांक 25/6/16 के धारा 140
मोटरयान अधिनियम के आदेश के अनुसार प्राप्त हुई 50,000 रुपए की राशि की कटौती यदि उक्त राशि प्राप्त हुई हो तो की जाएगी। अतः पूर्व में की गई विवेचना के आधार पर मृतक की आय में से आयकर कटौती, अनिश्चित भत्ते, हाउस रेंट, ट्रांसपोर्ट पर होने वाला खर्च के एवज में प्राप्त होने वाला भत्ता व CEA कम करने के बाद मृतक का मूल वेतन और DA 31,583 रुपए प्रतिमाह होना मान्य किया गया है। अभिवचन के अनुसार मृतक के 4 आश्रित हैं जिनकी आश्रितता के संबंध में धन 1/4 किया है इन्होंने, तो टोटल आया है 49,26,900। इन्होंने पक्ष को डिस्कार्ड किया है। दैट इज द ओनली इशू व्हिच इज टू बी सीन हियर, माय लॉर्ड्स। और उसके बाद में सब्सिक्वेंट स्टेज पर ये आएगा कि टुडे द अपील रिस्पोंडेंट नंबर 4 was the appellant number 4 at who was the claimant number 4 was alive. जी, उससे भी डेट ऑफ एक्सीडेंट क्लेम, फाइलिंग ऑफ क्लेम पिटीशन में आज यहाँ पर वही रहेगी। यहाँ पर अपीलांट नाउ शी इज नो मोर। ठीक है, उससे जो है डिडक्शन चेंज नहीं हो जाएगा, आपकी अपील नहीं है। यहाँ पर इन्होंने उनको रिस्पोंडेंट बनाया हुआ था। हाँ ठीक है, बनाया होगा। सर जिस दिन डेथ हुई उस दिन मैं उनके पास महासमुंद में उन्हीं के साथ रहती थी और पूरा जो सैलरी था पूरी फैमिली पे ही खर्च होता था सर। फिर उसके बाद फ्यूचर प्रोस्पेक्ट जो दिया है 25% का फ्यूचर प्रोस्पेक्ट दिया हुआ है। हाँ, वो 30% हो जाएगा। चलिए और बताइए सर। उसमें ये आया हुआ है कि निश्चित सैलरी नहीं थी, वो जो एम्प्लॉय था इतना पर्याप्त है। नहीं, ये आया हुआ है कि सिर्फ 3 साल तक या प्रोजेक्ट समाप्त होने तक का था। एविडेंस चाहिए। ये पैरा नंबर प्रदर्श पे 10 के ए से भाग पर यह लिखा हुआ है कि मृतक को न्यूनतम 3 वर्ष तक या अधिकतम संबंधित प्रोजेक्ट के समाप्त होने तक नौकरी करनी थी। इट वॉज नॉट द परमानेंट एम्प्लॉय। डेट कब समाप्त होना था? सर प्रदर्श पे 10 इनका डॉक्यूमेंट है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, सर आई एम नॉट हैविंग। आपको रिकॉर्ड लेके आना चाहिए वकील साहब। चलिए, एनीथिंग एल्स? जो डिडक्शन किए गए व्हाट रिस्पेक्टफुली आई सबमिट दैट डिडक्शन सर। और मेरे पास में पे स्लिप की कॉपी दी है। अगर हुई है सारी जी, फॉर्म 16 लगा हुआ है यहाँ पर। फॉर्म 16 में डिडक्शंस जो सेपरेट पे स्लिप में आते हैं, जो प्रदर्श भी 12, 13 और 14 में डिस्कस किया हुआ है कोर्ट ने, दैट इज फ्रॉम पेज नंबर पैरा नंबर 15 एंड 16। दैट इज नॉट एप्लीकेबल। सिर्फ इनकम टैक्स कटेगा, स्टैट्यूटरी डिडक्शन कटता है बस। स्टेट ये जहां तक ट्रेवलिंग अलाउंस की बात है, ये टेलीफोन, सर्वेंट्स, क्लब फीस, व्हीकल मेंटेनेंस टू फैमिली के बेनिफिट के लिए तो रहता है जी। सब फैमिली के बेनिफिट। सर आई विल कम अप विद द जजमेंट्स इन दिस रिगार्ड। ट्रेवलिंग अलाउंसेस के बारे में नहीं है। दीजिए जजमेंट दीजिए, चेक सर आज जो मैटर लगा हुआ था, आई हैव नॉट बीन सप्लाइड विद कॉपी ऑफ द IAS without something how the registry even has accepted those applications without there being my receivings over there. चलिए, और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है जिसमें ये कहा है कि ट्रेवलिंग अलाउंसेस जो है वो ट्रेवलिंग अलाउंसेस। ये ना वो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट दे दीजिए, वही तो आपसे मांग रहे हैं और क्या मांग रहे हैं। सर मैं उस प्रिपरेशन से नहीं आया था, मैं इस प्रिपरेशन से आया था कि आज की तारीख में मुझे एक भी एप्लीकेशन प्रोवाइड नहीं की। रजिस्ट्री ने कैसे एक्सेप्ट कर ली कि अपोजिट काउंसिल को दिए बिना वो एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर रहे हैं। जी जी, आप देखें कितनी आईए के लिए लगा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है कि इन कंप्लायंस ऑफ ऑनरेबल कोर्ट ऑर्डर डेटेड 13/9/2022 अमेंडमेंट नॉट कैरिड आउट। अनुज अग्रवाल कौन है? इनकी पावती है इसमें। अनुज अग्रवाल आई डोंट नो, इस कॉज लिस्ट में नाम आ रहा है। मेरी तरफ से कोई नहीं। R4 की तरफ से है रिस्पोंडेंट 4। हाँ, इनकी पावती है इसमें। तो रिस्पोंडेंट नंबर 4 इज द मदर इन लॉ ऑफ द अपीलांट। जो क्लेम केस में क्लेमेंट नंबर 4 थी, वो अपील में आके रिस्पोंडेंट नंबर 4 का अरेस्ट करिए। नहीं, आप बता रहा हूँ सब, मैं चिल्ला नहीं रहा हूँ। नहीं, मिस्टर काउंसिल, रेजिंग वॉइस। I am not raising my voice because of perhaps this because of this mic. I am appearing on behalf of respondent number 3, the insurance company. There is no receiving in respect of the IAs. क्या आईए फाइल हुई, कब फाइल की? I'll come prepared with all the judgments in respect of which perks should be added, which perks should be ठीक है, discarded. श्री
Som Mishra is not prepared with the case. He prays for time to argue on the aspect as to which of the perks are to be added and which are to be subtracted. सर On his request, list this case on रिक्वेस्ट है 12 अक्टूबर 2022. क्या रिक्वेस्ट है आपकी? सर फाइनल जजमेंट के लिए ऐसा नहीं होता है मैडम. आप सर let copy of the IAS be supplied. आप लाइए कॉपीज, आपके पास है आज? जी सर है आप सब दे दीजिए इनको. जी Be सर supplied to Shri Som Prakash Mishra during the course of the day by the appellant who is appearing in person. दीजिए कॉपी, अभी दीजिए इनको. Copies are handed over to Shri Mishra during in front of the court by the appellant. Now, no excuse will be accepted on the next date, and no adjournment will be admissible due to absence of respondent number 3. List on 12 अक्टूबर 2022. वो आइए और है मैम 1022/8/22 और 8392 Will not consider. जो आइए आपको नहीं मिलेगी, will not consider it. सिर्फ इतना सा इशू लिख दीजिएगा. None of these IAs, उसमें लिख दीजिएगा. None of these IAs are relevant. Only issue relevant to answer the controversy is as to whether tribunal was justified in deducting perks as are mentioned in the payslips while making computation of compensation or not. Full stop. This being the only legal issue, legal/factual issue involved in the appeal, Shri Som Mishra is requested to answer only this query, duly supported by judgments of Honorable Supreme Court, to show that which of the perks are to be taken into consideration while making computation of compensation and which of the perks are to be deducted. चलिए, जो IAS की बात करी हुई है, अब आइए का कहानी खत्म कर दी. चलिए. सर एक रिक्वेस्ट है मैं 1 नवंबर के बाद से कोर्ट के सामने कंटिन्यू होना चाह रही हूँ सर. क्या? 1 1 नवंबर बोल रही है 12 1 नवंबर के पहले मतलब मैं नहीं आ सकूंगी कोर्ट में. मत आइएगा. आप आपकी अपील डिसाइड कर देंगे. आपको 1 नवंबर को आना है. 1 नवंबर कर दीजिएगा. इसको लिस्ट ऑन 1 नवंबर. चलिए. थैंक यू सर.